हेलो एवरीवन, दिस इज़ फार्माउल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 1 पार्ट 5 विच इज़ बायोएनर्जेटिक्स। बायोएनर्जेटिक्स से आपको क्या समझ में आता है? किसी भी बायोलॉजिकल बॉडी में, बायोलॉजिकल कंपाउंड में किसी एनर्जी का जो काम कर रहा होगा कोई कंपाउंड, दैट विल बी कॉल्ड बायोएनर्जेटिक। तो हमारे दिमाग में सबसे पहला जो टर्म क्लिक करेगा अगर हम सोचे बायोएनर्जेटिक के बारे में, दैट विल बी एटीपी, बेसिक नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि हम उसी ही कहते हैं एनर्जी करेंसी। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में कोई भी फंक्शन, चाहे वो मेटाबोलाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, वो सारी प्रोग्राम कर पा रहा है, किसकी वजह से कर पा रहा है? बायोएनर्जेटिक्स की वजह से कर पा रहा है। बायोएनर्जेटिक्स को आप दूसरे टर्म्स में बायोकेमिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। बायोएनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी transformation within living organism. It encompasses the process by which organism acquire, store and utilize energy to carry out various biological function, जो कि मैंने अभी बताया। The fundamental unit of energy is in biological system is ATP, adenosine triphosphate। बायोएनर्जेटिक को हम बायोकेमिकल थर्मोडायनेमिक भी कहते हैं। थर्मोडायनेमिक में क्या होता है? थर्मोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर इन अ क्लास कलेक्शन ऑफ मैटर। इसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो हमें थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को रिकॉल करना पड़ेगा। 3 लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और इसे हम मैथमेटिकली हम शो कर सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू यहाँ पे एंट्रोपी को शो करेगा, एंट्रोपी या फिर एनर्जी को शो करेगा, वाइल क्यू जो है हीट को शो करेगा, एंड डब्ल्यू जो है वो वर्क डन को शो करेगा। द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट इंक्लूडिंग इट्स सराउंडिंग, और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ये रहा। और सेकंड लॉ जो है वो इसलिए आया क्योंकि फर्स्ट लॉ जो था वो अच्छे से कुछ खास एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो सेकेंड लॉ में ये कहा गया, ड्यूरिंग द एनर्जी ट्रांसफर द टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस ओवर टाइम। जब भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है ना, तो एंट्रोपी जो होती है दैट विल इंक्रीज। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डिसऑर्डरनेस, स्टेट ऑफ डिसऑर्डरनेस कह सकते हैं कि एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में बॉडी जो है कितना अपने आपको डिसऑर्डर स्टेट में ला रही है। नाउ देयर इज अ थर्ड लॉ टू। थर्ड लॉ क्या कहता है? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे या कम करोगे, अब फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर कम कर दोगे, एब्सोल्यूट 0 पे ला दोगे, तो एंट्रोपी भी कम हो जाएगी। इसके पीछे ये रीजन है कि फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं हमारे पास सॉलिड कोई बॉक्स है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगी अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो स्कैटर होंगी। इसी को स्टेट ऑफ डिसऑर्डरनेस कहते हैं। तो यहाँ पे यही लाइन कहना चाह रहे हैं कि अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो एंट्रोपी कम होगी, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्टेट ऑफ डिसऑर्डरनेस या एंट्रोपी बढ़ जाएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी में क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं इसे। इसमें हम क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, और किस हद तक होगा। Free energy is often denoted as delta G, which represents the energy available to do useful work in a system at constant temperature and pressure. It provides information about if a biochemical reaction would occur spontaneously and to what extent. Free energy को आप mathematically ऐसे भी शो कर सकते हैं, which is delta G is equal to delta H minus T delta S, जहाँ पे delta G जो होगा that will represent Gibbs free energy, डेल्टा एच जो होगा एंथैल्पी चेंज या फिर हीट कंटेंट को रिप्रेजेंट करेगा, टी जो होगा टेम्परेचर होगा लेकिन केल्विन में होगा, और डेल्टा एस जो होगा चेंज इन एंट्रोपी होगा या डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम होगा। द साइन ऑफ डेल्टा जी डिटरमाइन स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या फिर एक्सोर्गोनिक रिएक्शन होगा ना। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा या फिर एंडोर्जेनिक रिएक्शन होगा। अगर डेल्टा जी निल है तो सिस्टम जो होगी इक्विलिब्रियम पे होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। पहले देख लेते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है या फिर जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है। वो टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, प्रेशर, एंजाइम, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है। अब एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, या फिर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंडोर्जेनिक रिएक्शन या एक्सोर्जेनिक रिएक्शन के बीच का डिफरेंस क्या है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता है
एनर्जी जो होगी वो अब्जॉर्ब होगी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी, ठीक है, हीट जो होगा बाहर निकलेगा बॉडी से। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्शन होगा ना, दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस और अनफेवरेबल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखने को मिलेगा विच विल बी फेवरेबल। इसमें जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होगा दैट विल बी पॉजिटिव, व्हाइल एक्सोथर्मिक रिएक्शन में स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जो होगी दैट विल बी नेगेटिव। यहाँ पे प्रोडक्ट में हाई एनर्जी देखने को मिलेगा इन कंपेरिजन टू रिएक्टेंट, व्हाइल एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट के पास एनर्जी थोड़ी कम होगी इन कंपेरिजन टू द रिएक्टेंट। और लास्ट पॉइंट तो यही है कि जो मैंने कह दिया, एंडोजेनिक रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं और एक्सोजेनिक रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। फ्री एनर्जी का मतलब तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि गिब्स फ्री एनर्जी होता है। एंथैल्पी और एंट्रोपी पढ़ना है, जिसमें एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, फ्लो ऑफ हीट इन अ सिस्टम, ठीक है, जिसे आप एच से डिनोट करते हो। ये एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है दैट रिप्रेजेंट्स द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट प्रेशर। वैसे तो इस रिलेशनशिप को हम ऐसे भी देख सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला होता है, इसी से रिप्रेजेंट करेंगे, आगे यही लिखा है। अब इस चीज़ को समझने के लिए, एंथैल्पी को समझने के लिए हम हीट फ्लो की स्टडी करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने हीट दिया तो क्या होगा, ये जो बॉडी है हीट ऑब्जॉर्ब करेगा, फिर उसके बाद कुछ देर बाद हीट रिलीज करेगा। यहाँ पे आपको ऑब्जॉर्प्शन दिख रहा है और यहाँ पे आपको एमिशन दिख रहा है, इसी को हम एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। ये स्टडी जो फ्लो ऑफ हीट होता है, इसकी स्टडी को ही एंथैल्पी कहा जाता है। It includes both internal energy of the system and energy associated with the system's volume and pressure. Mathematically आप इसे H is equal to U plus PV से भी शो कर सकते हो, जहाँ पे H का मतलब होता है एंथैल्पी, P का मतलब होता है प्रेशर, V का मतलब होता है वॉल्यूम, U का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी। Change in enthalpy is calculated by delta H is equal to heat of final heat minus initial heat, ठीक है। एंट्रोपी क्या होता है, स्टेट ऑफ डिसऑर्डरनेस। एक नॉर्मल स्टेट से, नॉर्मल स्टेबल स्टेट से कितने जल्दी किस रेट पे बॉडी जो है डिसऑर्डर पे चली जाती है, उसी को एंट्रोपी कहते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस, सपोज यू हैव अ बॉडी, आपके पास बॉडीज है जिसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। अब मान लीजिए ये सॉलिड बॉडी है, तो ये सॉलिड बॉडी के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो काफ़ी पास होंगे, राइट, और ये लिक्विड बॉडी है। बट मान ली अगर आपने इसको हीट दिया तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो डिस्पर्स होनी शुरू हो जाएंगे, राइट। तो ये यहाँ पे डिस्पर्स होने जाएंगी, जैसे लिक्विड में होता है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होंगी डिस्पर्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे यही कहता है, ये फिलहाल यहाँ पे स्टेबल स्टेट में था और यहाँ पे अनस्टेबल स्टेट में आ गया, यही इसी चीज़ को कहते हैं एंट्रोपी। रेट ऑफ डिसऑर्डरनेस को कहते हैं एंट्रोपी, ठीक है। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है दैट क्वांटिफाइज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर इन अ सिस्टम। इन सिंपल टर्म्स, एंट्रोपी रिप्रेजेंट्स द टेंडेंसी ऑफ अ सिस्टम टू मूव फ्रॉम स्टेट ऑफ ऑर्डर टू स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। अब मैथमेटिकली आप इसे कैसे शो कर सकते हो, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल, हीट रिवर्सिबल ओवर टाइम। डेल्टा एस इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर रिवर्सिबली, टी जो होगा वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा जो कि केल्विन में मेजर होगा। एंट्रोपी कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेस, एनर्जी डिस्पर्सल, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। एक तो ये स्टेबिलिटी के बारे में बता सकता है, दूसरा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा या बैकवर्ड रिएक्शन होगा उसके बारे में बता सकता है। नाउ जो ऑलरेडी हमने एक फॉर्मूला बता दिया जो कि था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, उसी को यहाँ पे पढ़ना है। डेल्टा जी जो होता है गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, डेल्टा एच जो हो गया चेंज इन एंथैल्पी हो गया, डेल्टा एस जो हो गया चेंज इन एंट्रोपी हो गया, टी जो है वो टेम्परेचर हो गया। बहुत रेयर केस में ही होता है कि इस पर कोई न्यूमेरिकल बन के आएगा, जनरली ऐसा नहीं आता है। एनर्जी रिच कंपाउंड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। अब इसमें हमें पढ़ना है कि इस एनर्जी रिच कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एटीपी हो गया, पीईपी हो गया, कैम्प हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है एनर्जी रिच कंपाउंड है, इसे आप कॉइन के फॉर्म में समझिए।
100 रुपये का कॉइन, 1000 रुपये का कॉइन, जिसमें से सबसे बेस्ट कॉइन है वो आपके पास ATP है। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वजह से एनर्जी रिलेटेड प्रोसेस हो पाता है। दीज आर मॉलिक्यूल्स दैट स्टोर एंड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। दीज आर क्रूशियल फॉर वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म, cellular respiration and energy transfer. They provide the necessary energy for functioning of cells and organisms. अब ATP के बारे में थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सबसे बेसिक करेंसी होती है एनर्जी की। इसमें एक नाइट्रोजनस बेस होता है जिसका नाम होता है एडिनोसाइन। राइबोस शुगर होती है 5C कार्बन का 5 कार्बन की शुगर होती है और 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं इसमें। ATP जो है इसे क्लासिफाई किया गया है एज अ न्यूक्लियोटाइड विच इज़ वेरी रिच इन एनर्जी because it releases a large amount of energy when the terminal phosphate group is hydrolyzed to form ADP. Now ATP जब ADP में कन्वर्ट हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी एमिट करता है, जिसकी वजह से हम इसे बहुत हाई एनर्जी रिच कंपाउंड कहते हैं। इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या होता है ATP का? मैकेनिकल होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, और केमिकल में काम आता है, केमिकल सिंथेसिस में। मैकेनिकली हम देख सकते हैं कि मसल में जो स्लाइडिंग ऑफ फिलामेंट होता है एक्टिन और मियोसिन का, वो ATP की वजह से होता है। सिलिया और फ्लैजेला की जो मूवमेंट्स होते हैं वो भी ATP की वजह से होता है। क्रोमोसोम मूवमेंट भी, माइटोसिस, मियोसिस, सब ATP की वजह से होता है। ट्रांसपोर्टेशन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है या फिर एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस होता है, वो भी ATP की वजह से होता है। केमिकल सिंथेसिस जैसे कि फोटोसिंथेसिस, ये भी ATP की वजह से होता है। नाउ हमारा सेकंड जो करेंसी है एनर्जी का, दैट इज साइक्लिक AMP, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे सबसे ज़्यादा काम करता है। इट इज़ क्रूशियल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इट मेनली परफॉर्म्स एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्या है? ये सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नलिंग के पाथवे में काम आता है। कैम्प जो होता है अंदर जाके सिग्नल सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे काम करता है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्टिव हो पाते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल सेंड कर पाते हैं। कैम्प इज इन्वॉल्व्ड इन वेरियस सिग्नल ट्रांसडक्शन pathways initiated by a variety of extracellular targets including hormones, neurotransmitters and growth factor. Regulation of metabolism. It regulates glycogen metabolism by activating protein kinase A. ये प्रोटीन काइनेस A के एक्टिवेट करके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। कैम्प रेगुलेट्स लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ये हार्मोन सिग्नलिंग में भी काम आता है, न्यूरो ट्रांसमिशन में भी काम आता है और जीन एक्सप्रेशन में भी काम आता है। अब आगे जो हमें 2-3 करेंसी पढ़ने हैं एनर्जी की, वो है फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट। ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में सबसे ज़्यादा काम आता है। PEP is an intermediate in glycolysis, a metabolic pathway that converts glucose into pyruvate. PEP is involved in the transfer of high energy phosphate groups during metabolic reaction. Creatine phosphate एक और कंपाउंड है, हाई एनर्जी रिच कंपाउंड, फाउंड इन मसल सेल में पाया जाता है। GTP guanosine ट्राइफॉस्फेट ATP जैसा काम करता है, बस इसका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है और प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है और सिग्नल ट्रांसडक्शन में काम आता है। तो यहाँ पे हमारा बायोएनर्जेटिक्स वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड बाय गाइस।